गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, कल हमने स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग कल मैंने बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ठीक है, ट्रांसपोर्ट आ जाता है, आवाजाही के साधन, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, ये वाले सर्विसेज, ठीक है। तो अगर किसी भी देश ने अपना अपना डेवलपमेंट करनी है, अपने सोशल इकोनॉमिकल ग्रोथ करनी है, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तब तक कोई भी देश अपना विकास नहीं कर सकता। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे ट्रांसपोर्ट, सी ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, ये इसके अलावा और किसी भी कम्युनिकेशन, पावर, एनर्जी वगैरह, ये सब किस में इन होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में। अगर हमने अपने देश का विकास करना है तो उसके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो उतना ही हमारा विकास भी क्या होगा, बैकवर्ड, ठीक है, उतने ही हम सोशली एंड इकोनॉमिकली एंड बैकवर्ड रहेंगे। तो कल भी बताया था, जैसे जो यूएसए एंड जापान में इकोनॉमिकली एंड सोशली डेवलप हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं। इसके बाद मैंने करवाया था कि मीनिंग, कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमिक विच इज़ नेसेसरी फॉर प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज। कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी, ज़रूरी है कि हमारे पास कैपिटल स्टॉक होए और हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करा पाएँ सोसाइटी को। वो सब किस में आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में। कैपिटल स्टॉक होगा जैसे लाइक रोड्स, बसेस, रेलवे प्रोवाइड कराएंगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जांपल्स हैं। इन एडेंसी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, अच्छा नहीं है। आज भी लोग अपना आज भी लोग जो हैं अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ना डेवलपमेंट ना होने के कारण हमारा देश ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। रूरल एरियाज़ में अभी भी पानी के लिए नल्स वगैरह, उस पर क्या नाम उसका, वेल्स वगैरह, टैंक्स वगैरह, रिवर्स वगैरह पे डिपेंडेंट किया जाता है, करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने टाइप्स की थी सोशल इकोनॉमिकल, कल करवाई थी मैंने। एनर्जी का करवाया था। एनर्जी क्या है, एनर्जी ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडस्ट्री में अगर प्रोडक्शन ये एनर्जी के बिना पॉसिबल नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मेन ऑब्जेक्टिव ही कह लो, एक मेन सोर्स एनर्जी भी है। अगर हमने इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन वगैरह करनी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एनर्जी के सोर्सेज। इसके बाद मैंने कल आपको एनर्जी में के बाद मैंने करवाया था आपको कि एनर्जी के भी दो टाइप्स हैं। एक कमर्शियल, दो नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं इसके, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। कमर्शियल होती है जैसे कोयला, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, नेचुरल गैस है, इलेक्ट्रिसिटीज है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं कमर्शियल एनर्जी के। एंड कमर्शियल एनर्जी के कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है सोर्सेज हैं, कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कमर्शियल के लिए। और इन सभी चीज़ों का यूज़ हम बिजनेस के लिए करते हैं, प्रोडक्शन करने के लिए करते हैं, फैक्ट्रीज में, फर्म्स में यूज़ किए जाते हैं कोयला, पेट्रोल वगैरह, नेचुरल गैसेस। नॉन कमर्शियल एनर्जीज होती हैं जैसे हम एग्रीकल्चर का वेस्ट मटेरियल बचा है, गोबर वगैरह बचा है, गाय, काउस वगैरह का, ठीक है, हमारे पास वेस्ट लकड़ी वगैरह पड़ी है, उसका हम यूज़ करते हैं किसके लिए, रूरल एरियाज़ में, फॉर डोमेस्टिक पर्पस के लिए, मेनली कुकिंग के लिए। नॉन कमर्शियल का घरेलू काम के लिए यूज़ किया जाता है गैस का, एनर्जी का। कमर्शियल का बिजनेस के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। और कमर्शियल में कौन कौन सी गैसें आती है, कौन कौन सी एनर्जी आती है, एक आती कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब किसके सोर्सेज है, कमर्शियल के। नॉन कमर्शियल में जो वेस्ट मटेरियल एग्रीकल्चर का और काउज वगैरह का जो वेस्ट मटेरियल है उनको यूज़ करके घरों में खाना पकाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, विच आर नाउ टू अस एंड विच आर पॉपुलर इन यूज सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। बड़े लंबे समय से हम कन्वेंशनल सोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैसेस, इलेक्ट्रिसिटीज़, ये क्या है, कन्वेंशनल सोर्सेज। जैसे कमर्शियल में था ना, कमर्शियल में कोयला, पेट्रोलियम, ये सारे थे, वैसे कन्वेंशनल में भी कोयला, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कौन कौन से हैं, जो कि रीसेंट पास्ट, थोड़े से कुछ दशकों से ही हमने फाइंड आउट किए हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास, ठीक है, वुड वगैरह है, फॉरेस्ट में वेस्ट मटेरियल है उसका यूज़ करते हैं,
कन्वेंशनल में वही कोयला पेट्रोलियम पदार्थ आ जाते हैं। नॉन कन्वेंशनल में क्या आ रहे हैं, सोलर एनर्जी वगैरह का यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद सोलर कन्वेंशनल सोर्सेज में और कौन कौन सी एनर्जीज आती हैं, एक आती है कोयला। कोयला जो है अमंग द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया, कोयला जो है बत के प्राइमरी सोर्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, इंडिया के लिए इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन करने के लिए सबसे क्या मेन है, कोयला। इंडिया इज़ रिच कोयला प्रोडक्शन, कोयला की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंडिया में है। 1950 और 51 में कितनी प्रोडक्शन थी, 328 लाख टन्स थी, वो धीरे धीरे जाके इंक्रीज होती गई। ठीक है, टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया 67% कंसिस्ट ऑफ कोयला। तो मतलब कि हम बहुत सबसे मेन कन्वेंशनल का सोर्स क्या था, कोयला। हमारे पास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कोयला पाया जाता था कन्वेंशनल सोर्सेज में। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रोडक्शन करने के लिए, तो हम उस चीज़ में बड़े मास्टर थे, हमारे पास कोयला काफ़ी था। इसके बाद इसमें कन्वेंशनल में आते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है भी एक इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है एनर्जी का इंडिया में, बट प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम इंडिया में कम है जितनी उसकी डिमांड है। कोयला काफ़ी है बट जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम पदार्थ है, वो कम पाए जाते हैं, इसलिए हमें बाहर से भी ज़्यादा मात्रा में उसकी इंपोर्ट करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है कन्वेंशनल में और क्या आता है, नेचुरल गैसेस। नेचुरल गैसेस भी जो हैं एक न्यू एंड इम्पॉर्टेंट सोर्स है नेचुरल गैसेस का, गैस का ही इसका यूज़ हम करते हैं। दिस इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एज कुकिंग गैस, इसका यूज़ हम हीटिंग कुकिंग के लिए करते हैं। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट जो है इलेक्ट्रिसिटी। अगर हमने अपना कुछ भी ट्रेड करना है, प्रोडक्शन करनी है, तो सबसे मेन हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही यूजफुल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्वीनियंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। और थर्मल पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन होने चाहिए, ऑटो पावर स्टेशन होने चाहिए, जिससे हमें क्या मिल सकती है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट आगे हैं, ये सारे हमने कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, इलेक्ट्रिसिटी, ये कन्वेंशनल के एग्जांपल है। नॉन कन्वेंशनल में आते हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास, गोबर वगैरह, गोबर गैसेस, और जियोथर्मल एनर्जी आती हैं। रेगुलर चेंजेस आते हैं हमारे सीज में, डे एंड नाइट के, मून एंड सन के, उसके कारण जो एनर्जी पैदा होती है, वो सारे नॉन कन्वेंशनल हैं। कन्वेंशनल के ये कोयला, पेट्रोलियम वगैरह, नॉन कन्वेंशनल के सोलर, विंड एनर्जी, गोबर गैस वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी एंड फाइनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इनके डिफरेंस भी दिए हैं, जो हमने इनमें पढ़ा है वही उनके डिफरेंस में आना है। पहला कन्वेंशनल में क्या क्या सोर्सेज आते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कन्वेंशनल में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास। सेकेंड पॉइंट, कन्वेंशनल में क्या है, ये जो कमर्शियल एनर्जी है हम काफ़ी लंबे समय से यूज़ करते आ रहे हैं, बट जो नॉन कन्वेंशनल है अभी लिटरली अभी यूज़ होना, कुछ दशकों से ही इसका यूज़ होना स्टार्ट हुआ है। कन्वेंशनल जो है कॉस्टली है, ये जो लेस कॉस्टली है, इसके कारण, कन्वेंशनल के कारण ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा रहता है, और इसके कारण क्या है, डेवलप होता है पॉल्यूशन। ठीक है, ये बस ये डिफरेंस पढ़ लेना थोड़ा सा, जो पॉइंट्स हमने उसमें किए वही आने हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड फाइनल। प्राइमरी सोर्सेज क्या हैं, आर दोज लाइक, प्राइमरी सोर्सेज में फिर कोयला, पेट्रोल, गैस आते हैं। ठीक है, तो कोयला, पेट्रोल, ठीक है, तो अवेलेबल टू फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर विच डू नॉट नीड एनी ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज फ्रॉम टू अनदर, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये गिफ्ट ऑफ गॉड है। दीज सोर्सेज आर डायरेक्टली यूज़ किए जा सकते हैं हम प्रोडक्शन के, कोयला वगैरह को, पेट्रोलियम को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्शन के लिए। इसके कोई भी ये नहीं है कि पहले इसको चेंज करो फिर यूज़ करना है। फाइनल सोर्स आर दोज एनर्जी इज यूज एज ए फाइनल प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिसिटी, हमें डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो हमने डायरेक्टली उसको
फाइनर सोर्स के लिए यूज़ कर लिया। इट इज यूज फाइनर प्रोडक्शन बोथ फॉर कमर्शियल एज वेल एज ए नॉन कमर्शियल पर्पस। ये दोनों कमर्शियल के लिए और नॉन कमर्शियल दोनों ही यूज़ करते हैं बिजली का यूज़। नेक्स्ट है आगे हेल्थ। हेल्थ हेल्थ का यहाँ पे एनर्जी का टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट है हेल्थ। हेल्थ भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। हेल्थ में क्या क्या इन्वॉल्व्ड है, फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल बीइंग। अगर इट डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिसीजेज, रेदर इट मीन्स अ साउंड फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल। अगर किसी को कोई एब्सेंस डज नॉट मीन सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिसीजेज, अगर कोई बीमारी नहीं है तो इसका मतलब है कि वो साउंड अच्छा, उसका फिजिकल मेंटल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल है, अच्छी सेहत है उसकी। इम्पॉर्टेंट ऑफ द हेल्थ। इम्पोर्टेंट एक पर्सन क्यों ज़रूरी है हेल्थ। एक पर्सन एबिलिटी टू वर्क डिपेंड लार्जली। एक पर्सन की काम करने की कैपेबिलिटी ज़्यादातर किस पे डिपेंडेंट है, हेल्थ पे। अगर अच्छी हेल्थ होगी तो अच्छा क्या होगा, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा होगा। इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। तो अच्छी हेल्थ होना एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का मतलब कल बताया था मैंने कि एक स्किल्ड पर्सन होना जो फिजिकली मेंटली बिल्कुल हेल्दी हो, ठीक है। तो इसलिए अच्छी हेल्थ होगी तो वो जो है एक अच्छा सोर्स बनेगा हमारा, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन एंड इंटीग्रेटेड पार्ट्स ऑफ द नेशनल। और जितना अच्छा पर्सन होगा उतनी ही सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। इसलिए इंक्रीज इन ओवरऑल एफिशिएंसी टू हैंडल डिफरेंट टास्क, डिफिकल्ट टास्क। अगर एक बंदा हेल्दी होगा तो डिफिकल्ट टास्क भी कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, बट इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अगर हेल्थ वाइज अच्छा होगा तो प्रोडक्टिविटी भी लेबर की अच्छी होगी, इंक्रीज इन मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस आफ्टर इंडिपेंडेंट। क्यों इंडिपेंडेंट के बाद हेल्थ फैसिलिटीज़ को ज़्यादा ध्यान दिया गया, डेवलप किया गया। क्या किया गया, डिक्लाइन इन डेथ रेट। डेथ रेट को कम किया गया। डेथ रेट हैज़ कम डाउन फ्रॉम एज हाई एज 27.4 per thousand in 1951 to 6.3 per thousand थी इन 2017। कहता है पहले हमारे देश में 1951 में 27.4 पर थाउजेंड जो थी डेथ रेट थी, तो जो 2007 में 6.3 पर थाउजेंड कर दी, कम की है। रिडक्शन इन इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट। इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट मतलब डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 1 ईयर। कमी लाना है कि जो 1 साल के अंतर्गत ही बच्चों की डेथ हो जाती थी उस रेट को कम, मॉर्टलिटी रेट को कम करना है। राइज एवरेज ऑफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ। राइज का बढ़ाना, आयु की संभाविकता, लोगों की आयु को एज को बढ़ाना है। कैसे, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी देके। कंट्रोल ओवर द डेडली डिसीजेस। जो डिसीजेज ये ऐसी डिसीज़ को ख़त्म करना है या कंट्रोल में करना है कि जो बंदे को मार ही देती हैं, जैसे टीबी, मलेरियाज, ठीक है, चिकन पॉक्स, ठीक, इन सभी को कंट्रोल करना है। अंडर 5 मॉर्टलिटी रेट। अंडर 5 मॉर्टलिटी रेट हैज़ रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंस फ्रॉम 248 पर थाउजेंड इन 1960 में, और ये डाटा है 2017 में कितने कम किया गया, ठीक है। आगे देखो पोजीशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट हैज़ रिस्पॉन्सिबल टू गाइड एंड रेगुलेट ऑल हेल्थ रिलेटेड इशूज सच एज मेडिकल एजुकेशन, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, ड्रग्स, पॉइजन्स, मेडिकल प्रोफेशंस। कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इन सभी चीज़ों के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर। यूनियन गवर्नमेंट ने ब्रॉड पॉलिसीज़ वगैरह बनाई हैं। सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के लिए प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, ठीक है, ताकि लोगों की हेल्थ वगैरह क्या रहे, ठीक रहे। अगर हेल्थ वगैरह ठीक है तो उसके लिए, इसके अलावा उसके लिए क्या किया गया, ओवर द ईयर इंडिया हैज़ बिल्ट अप a vast health infrastructure and manpower at different level। विलेज लेवल पर भी वराइटीज़ ऑफ हॉस्पिटल्स खोले गए हैं बाय गवर्नमेंट की तरह। इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ हॉस्पिटल खोले गए हैं, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी खोले गए हैं ताकि लोगों की हेल्थ क्या हो सके, अच्छी। नर्सिंग कॉलेजेस वगैरह खोले गए हैं, ठीक है।
इसके बाद पैरामीटर ऑफ पब्लिक हेल्थ। पैरामीटर ऑफ पब्लिक हेल्थ में क्या है कि मदर शुड हैव अ गुड हेल्थ सो दैट हेल्दी बेबी हैज बोर्न। इसके बाद बेबीज जो मस्ट रिसीव प्रॉपर वैक्सीनेशन। पैरामीटर में क्या क्या आना कि अच्छा, अगर मदर की हेल्थ ठीक है तो बेबी ठीक। बेबी को अगर सारी वैक्सीनेशन करवाई गई है तो वो काफ़ी ज़्यादा जो डिसीजेज बंदे को मार ही देती हैं उनसे बचाया जा सकता है। पीपल मस्ट गेट नॉट ओनली इनफ टू ईट बट ऑल्सो वट दे ईट शुड बी बैलेंस्ड डाइट। कि लोग बस ये ना हो कि इनफ जितनी फीड खाना चाहिए, डाइट चाहिए उतना ही खाए, बल्कि ऐसा खाना खाए जो उनके लिए हेल्दी हो, इम्यूनिटी इंक्रीज करे, उनको बीमारियों से बचाए। प्रॉपर मेडिकल केयर शुड बी अवेलेबल इन इवेंट ऑफ सिकनेस एंड इलनेस। जब लोग बीमार हों तो उनको प्रॉपर मेडिसिन फैसिलिटी, सिकनेस बीमार हों तो उनको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स हैं इसके। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर एंड हेल्थ सर्विसेज, ये हम कल करेंगे।